हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 2201। कुछ देर के लिए दृश्य शांत रहा। जब सबको लगने लगा कि नीलामी खत्म होने वाली है, तभी एक और बोली लगी। 90.5 अरब, 90.2 अरब। आओ आओ, देखते हैं किसके पास ज्यादा पैसे हैं। तुम डर के मारे मर जाओगे। 92.5 अरब, 95 अरब। कोई और बोली नहीं लगी। हाँ, क्या तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है? मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी औकात से ज्यादा आंका जा रहे हो, उस व्यक्ति ने घमंड से कहा। अगले कमरे में ब्लैक फॉक्स जैसा ही मास्क पहने एक आदमी अंदर आया। ब्लैक फॉक्स के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, क्या आप थोड़ा और दाम बढ़ाना चाहेंगे? ब्लैक फॉक्स कुछ पल चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, थोड़ा और बढ़ा दो। दाम वाकई बहुत कम है। अगर यह किसी फर्स्ट ईयर शहर या मेन सिटी में होता तो कम से कम 200 अरब से शुरू होता। अगर कुछ बड़े खर्च करने वाले और स्पॉइल्ड बच्चे होते तो शायद 300 अरब तक भी पहुंच जाता। अब जब बात यहां तक पहुंच गई थी तो उसे थोड़ा और समय बर्बाद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार जितना ज्यादा पैसा मिले और भाग जाए उतना अच्छा। किसी को भी ज्यादा पैसे होने की शिकायत नहीं होती। मुख्य वजह यह है कि यह सब बहुत अचानक हुआ, इसलिए किसी के पास तैयारी का समय नहीं था। बहुत कम लोग हैं जो एक साथ 100 अरब निकाल सकें। सही कहा, मुझे लगता है इस व्यक्ति के पास पैसे हैं तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं, लेकिन सावधान रहना, उसे डराना नहीं, वरना तुम जिम्मेदार ठहराए जाओगे। जी माय लॉर्ड। दोनों की बातचीत के दौरान हॉल में कोई और सामने नहीं आया। थॉ लगातार साहिल पर नजर रखे हुए था कि क्या दूसरा पक्ष बोली लगाने को तैयार है, लेकिन साहिल ऐसा लग रहा था कि वह बोली नहीं लगाना चाहता और हमेशा सिर्फ दर्शक बना रहा। नीलामी खत्म होने वाली थी तो थॉ घबरा गया। आखिरकार जब वह साहिल से पैसे मांगने का फैसला करने ही वाला था, तभी साहिल ने अचानक अप्रत्याशित रूप से बोली लगाई, 100 अरब। शांत हॉल अचानक फिर से जीवंत हो उठा और सबकी नजरें साहिल पर टिक गईं। वे इस अजीब जोड़े को उत्सुकता से देख रहे थे। वास्तव में साहिल पहली बार अंडरग्राउंड ट्रेड फेयर में बच्चे के साथ आया था, इसलिए उसका ध्यान आकर्षित न होना मुश्किल था। यहाँ कुछ लोगों को साहिल के बारे में पहले से पता भी था। कुछ लोग पेबल्स के ट्रेडिंग स्ट्रीट के शिकार थे और साहिल से मुआवजा पा चुके थे, इसलिए उन्हें जैसे ही नजर आए वे पहचान गए। बढ़िया बच्चे। 105 अरब, 120 अरब, 125 अरब। एक और राउंड बोली के बाद साहिल ने दाम 150 अरब तक पहुंचा दिया। बच्चे, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? क्या जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसी को मिलेंगे, है ना? अगर तुम बोली नहीं लगाओगे तो जल्दी ही मेरे हो जाएंगे, साहिल ने शांति से कहा। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें याद रखूंगा बच्चे। तुम। जो मास्क वाला आदमी साहिल से मुकाबला कर रहा था वह उसे गालियां देने वाला था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि दोनों ने अपनी पहचान छिपाई हुई है, इसलिए गालियां देने से कोई फायदा नहीं। इसलिए उसने गुस्सा दबाया और फिर बोली लगाई, 155 अरब, 200 अरब। जैसे ही साहिल ने ये कहा, पूरे हॉल में सांसें थम गईं। अरे बाप रे, 200 अरब! उसने सीधे 45 अरब और बढ़ा दिए। ये कौन है? क्या ये किसी फर्स्ट टियर शहर का बड़ा खर्च करने वाला स्पॉइल्ड बच्चा है? केवल कुछ ही लोग जो साहिल से पहले मिल चुके थे वे हैरान नहीं हुए। अगर वह 500 अरब आसानी से निकाल सकता है तो 200 अरब उसके लिए बच्चों का खेल था। अगले कमरे में ब्लैक फॉक्स और दूसरा मास्क वाला व्यक्ति स्तब्ध रह गए। वे शुरू में दाम थोड़ा बढ़ाने वाले थे, लेकिन अब लगता है कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शुरुआत में 90 अरब से ज्यादा था, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से सीधे 200 अरब पहुंच गया। ये दाम काफी अच्छा था। फर्स्ट ईयर शहर या मेन सिटी में शायद इससे ज्यादा जाता, लेकिन ये स्थिति पर निर्भर करता। यह इस बात पर निर्भर करता कि सीन में कितने बड़े खर्च करने वाले मौजूद हैं। सबसे अच्छा तब होता जब दो दुश्मन ताकतें आपस में मुकाबला करतीं। तब तो 300 अरब भी कम पड़ जाता। वे जो चाहते थे वह प्रतिष्ठा थी और वे अपने प्रतिद्वंद्वी से हार नहीं सकते थे। अध्याय 2202। बच्चे, मुझे गंभीरता से शक है कि तुम इतने पैसे निकाल सकते हो। मुझे लगता है तुम बस मजाक में बोली लगा रहे हो। जो व्यक्ति साहिल से मुकाबला कर रहा था उसने गुस्सा दबाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर मैं पैसे नहीं निकाल पाया तो ऑर्गेनाइजर मेरे पास आएगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, साहिल ने हल्के से जवाब दिया। वह आदमी चुप हो गया और साहिल को ऐसे देखने लगा जैसे उसे जिंदा निगल जाना चाहता हो। वह 200 अरब डॉलर्स निकाल सकता था, लेकिन उसकी बस यहीं तक थी। साहिल के व्यवहार से साफ लग रहा था कि वह अभी भी जारी रख सकता है, लेकिन वह आदमी ऐसे हार मानने को तैयार नहीं था। शायद वह सिर्फ ब्लफ मार रहा है ताकि मैं खुद हार मान लूं। दांत पीसते हुए उसने फिर बोली लगाई, 200। उसके दाम कहने से पहले ही साहिल ने फिर बोली लगा दी, 250 अरब। हॉल में मौजूद सभी लोग साहिल को हैरानी से देखने लगे। इतना पागलपन करने के लिए कितने पैसे चाहिए?
उसने आदमी के दाम पूरा कहने से पहले ही 50 अरब और बढ़ा दिए। क्या उसके पैसे पेड़ पर उगते हैं? पैसे हों तो भी ऐसे नहीं खर्च करते ना। दीवार के दूसरी तरफ ब्लैक फॉक्स स्तब्ध था। तुरंत उसके आंखों में आनंद झलक उठा। उसका दिल भी खुशी से खिल उठा। अच्छा, बहुत अच्छा, हा, बहुत बढ़िया। इस व्यक्ति का व्यवहार निश्चित रूप से किसी बड़ी ताकत के बड़े खर्च करने वालों जैसा है। जितना मजबूत इस खरीदने वाले का बैकग्राउंड होगा, ब्लैक फॉक्स के लिए उतना ही बेहतर। अगर वे एल्फ से मुकाबला करें और सारी उनकी ऊर्जा और फोकस अपनी तरफ खींच लें, तो ब्लैक फॉक्स आराम से बैठ सकता है। इसके अलावा वह पैसा लेकर भाग भी सकता है। 250 अरब ब्लैक फॉक्स के लिए भी छोटी रकम नहीं थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसने एल्विन प्रिंसेस को पकड़ लिया है, तो उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। अगर एल्व्स को पता चल गया तो उसकी जान जरूर जाएगी। उसने तो सोचा था कि एल्विन प्रिंसेस को चुपके से मार देगा, लेकिन उसने उस विचार को छोड़ दिया। ऐसा करना बहुत जोखिम भरा था। कौन जानता है कि एल्व्स, जो एक प्राचीन नस्ल हैं, उनके पास कोई खास प्रतिबंधित तकनीक हो। आखिरकार उसने किसी को दोष देने का फैसला किया। आखिरकार उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना मजबूत बैकअप मिल जाएगा। क्या आश्चर्यजनक बात थी। ये ब्लैक फॉक्स को बहुत खुश कर गया। जल्दी से घोषणा करो कि हम औरतों को उसी को बेच रहे हैं, ब्लैक फॉक्स ने पास खड़े मास्क वाले आदमी को जल्दी से कहा। वह बहुत जल्दी में था और उसे एल्विन प्रिंसेस को इस व्यक्ति को बेचना था। वास्तव में मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब कोई और बोली नहीं लगाएगा। जी माय लॉर्ड, मैं अभी जाता हूँ, ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। हॉल में अभी भी सन्नाटा था। साहिल से मुकाबला करने वाला व्यक्ति इस वक्त डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। ये कैसे नियम तोड़ सकता है? मैंने अभी बात भी पूरी नहीं की। सौभाग्य से हम सब ने मास्क पहना हुआ है जो हमारी पहचान छिपाता है, वरना तो मैं जमीन में सम जाना चाहता। कितना ज्यादती कर रहा है। मास्क वाला आदमी ब्लैक फॉक्स के कमरे से निकला और कमरे के बीच में आकर सीधे घोषणा की, नीलामी खत्म हो गई है। 5 एल्फ औरतों को 250 अरब में बेच दिया गया है। क्या किसी को कोई आपत्ति है? सभी ने सिर हिलाकर इनकार किया। यहाँ तक कि अगर उन्हें 250 अरब जुटाने का समय भी दिया जाता तो ज्यादातर लोग नहीं जुटा पाते। थॉ ने एक तरफ कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, शुक्र है मैंने कुछ नहीं कहा। अध्याय 2203। मास्क वाले आदमी की घोषणा के बाद 5 एल्फ औरतों की बोली खत्म हो गई। साहिल ने उन्हें 250 अरब डॉलर्स में खरीद लिया। ये दाम फर्स्ट टियर और मेन सिटीज में तो संतोषजनक ही कहा जा सकता था। न ज्यादा ऊंचा था न ज्यादा नीचा, लेकिन सोल जैसे सेकंड टियर शहर में ये बिल्कुल आसमान छूने वाला था। शहर का टियर उस शहर की खपत स्तर को दर्शाता था। सोल में बसी ताकतों के पास अभी भी 250 अरब आसानी से निकालने की क्षमता नहीं थी। सभी लोग साहिल की मजबूत आर्थिक स्थिति पर आश्चर्य कर रहे थे। वास्तव में साहिल ने आखिरी समय में नीलामी में हिस्सा लेने का फैसला बिना किसी खास वजह के किया था। ये बस एक आखिरी पल का विचार था। अभी कुछ देर पहले उसने अनजाने में पिंजरे के बीच वाली एल्फ औरत को देखा। शायद ये जानते हुए कि उसका क्या होने वाला है, उसकी आंखों में निराशा दिख रही थी। साहिल को लगा कि चूंकि वह अपना पैसा खत्म नहीं कर सकता, तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। आखिरकार वह इसे सहन नहीं कर सका। अगर वह इस घटना से टकराता ही नहीं तो ठीक था। अब जब टकरा गया तो यह उसकी किस्मत थी। क्या पता उसे लेविश पॉइंट्स भी मिल जाएं। अगर नहीं भी मिले तो भी कोई बात नहीं। सैकड़ों अरब डॉलर्स उसकी दौलत के सामने कुछ भी नहीं थे। इसलिए उसने मन में आया तो हिस्सा लिया। उसका लक्ष्य भी बहुत साधारण था। वह 5 एल्फ औरतों को खरीद लेगा और मौका मिलते ही उन्हें आज़ाद कर देगा। बस इतना ही। वह इसे एक अच्छा काम मान लेगा। फिर साहिल को अगले कमरे में ले जाया गया और ब्लैक फॉक्स के साथ डील पूरी की। धन्यवाद। ब्लैक फॉक्स ने सिर्फ 2 शब्द कहे। यह उसके दिल से निकले थे। ये कहने के बाद उसका बेचैन दिल आखिरकार सुकून पा सका। केवल वही जानता था कि इन 2 शब्दों का क्या मतलब है। वह साहिल को धन्यवाद दे रहा था कि उसने एल्विन प्रिंसेस को खरीदा और उसके लिए दोष ले लिया। जब ये खबर फैलेगी तो ताकतवर एल्व्स सीधे साहिल के पास जाएंगे। फिर एल्व्स और इस आदमी के पीछे की ताकत के बीच क्या होगा? क्या यह ऑल्टन परिवार जैसा होगा जो वायर में था? शायद नहीं। इस व्यक्ति ने 250 अरब डॉलर्स बिना पलक झपकाए खर्च किए। तो चाहे उसकी नियंत्रित दौलत हो या उसका स्वभाव, वे सोले और उसके जैसे लोगों से बहुत आगे थे। शायद एल्व्स को ही मुसीबत हो जाए, तब ब्लैक फॉक्स और भी सुरक्षित हो जाएगा। जो भी हो, आज के बाद ब्लैक फॉक्स नाम का कोई नहीं रहेगा। आपका स्वागत है। साहिल ने भी सिर्फ 2 शब्द कहे। उसे इस तरह के लोगों पर कभी अच्छा इंप्रेशन नहीं रहा था जो बुद्धिमान प्राणियों की खरीद फरोख्त करते हैं। दोनों ज्यादा बात नहीं करते। जल्द ही साहिल चला गया। हॉल में वापस जाते हुए उसने आदतन सिस्टम चालू किया और देखा। हालांकि उसे कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी देखना तो बनता था ना।
साहिल की आंखें चमक उठीं। नतीजा उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उसके सिस्टम में 2500 लेविश पॉइंट्स एक्स्ट्रा आ गए थे। यानी अभी हुई ट्रांजैक्शन को सिस्टम ने मान्यता दे दी थी। तुरंत बाद साहिल को पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह दाम और बढ़ाता। इन 5 एल्फ औरतों की कीमत 250 अरब जितनी कम नहीं होती। अगर वह एक 200 अरब और बढ़ा देता तो शायद और लेविश पॉइंट्स मिल जाते। अब उसके लेविश पॉइंट्स 6600 पहुंच गए थे। अगर वह थोड़ा और मेहनत करता तो 8000 पॉइंट्स आसानी से मिल जाते। क्या 10,000 तक पहुंचने में एक कदम और करीब नहीं होता। जैसे ही उसके लेविश पॉइंट्स 10,000 का आंकड़ा पार करते, साहिल अपना बॉडी प्राइमोर्डियल लेवल 10 से एंसेस्ट्रल लेवल 1 तक अपग्रेड कर सकता था। अध्याय 2204। उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ भी उसी के अनुसार बढ़ जाती। पार्शियल एंसेस्ट्रल डेटी रैंक से आगे वह एंसेस्ट्रल डेटी बन जाता। ये डिवाइन रिल्म में आखिरी रैंक भी था। भले ही साहिल कभी लेवल 9 सिविलाइजेशन लेलर में नहीं गया था और लेलर के बारे में कुछ नहीं जानता था, फिर भी वह अनुमान लगा सकता था कि एंसेस्ट्रल डेटीज लेलर में कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। वे निश्चित रूप से ताकतवर लोगों की सूची में होंगे। हालांकि उसका अनुमान अभी भी बहुत रूढ़िवादी था। जब साहिल लेलर जाएगा तो लेलर की स्थिति समझ जाएगा। एंसेस्ट्रल डेटी रैंक सिर्फ ताकतवर लोगों की सूची में शामिल होना नहीं था। ये जानना चाहिए कि पूरे लेलर में सिर्फ 5 ओवरलॉर्ड्स हैं। पार्शियल ओवरलॉर्ड्स भी बहुत कम हैं। इसके नीचे एंसेस्ट्रल डेटीज आते हैं। इसलिए कल्पना की जा सकती है कि लेलर में एक एंसेस्ट्रल डेटी कितना ताकतवर होता है। वे नंबर 1 तो नहीं होते, लेकिन टॉप में जरूर होते हैं। जब तक साहिल एंसेस्ट्रल डेटी बनकर लेलर पहुंचेगा वह वहां कुछ भी कर सकता होगा। पार्शियल ओवरलॉर्ड या असली ओवरलॉर्ड से मिलने की संभावना बहुत कम होती है। इस तरह के ताकतवर लोग आसानी से सामने नहीं आते। लेवल 9 सिविलाइजेशन बहुत बड़ा है और यह ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे ऊंचा सिविलाइजेशन लेवल है। जहां तक गॉड टियर सिविलाइजेशन की बात है, वह सिर्फ किंवदंतियों में है और किसी ने वास्तव में नहीं देखा। अफवाह है कि पूरा ब्रह्मांड ही गॉड टियर सिविलाइजेशन है, जिसमें कई लेवल 9 और उससे नीचे के सिविलाइजेशन शामिल हैं। लेलर एक लेवल 9 सिविलाइजेशन है। रोबोशस द्वारा नियंत्रित एनर रीजन भी एक लेवल 9 सिविलाइजेशन है। हालांकि दोनों का विकास अलग दिशा में है। एक शरीर के अंदर अध्ययन करता है और संभावनाओं को उभारता है, जबकि दूसरा शरीर के बाहर अध्ययन करता है और बाहरी ताकतों का इस्तेमाल करने में माहिर है। वास्तव में रोबोशस असली टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। वे विज्ञान और तकनीक के चरम पर पहुंच चुके हैं, इसलिए वे अपने भौतिक शरीर को छोड़कर मैकेनिकल बॉडी चुन रहे हैं। पूरा एनर रीजन तरह तरह की धातुओं से बना है। न मिट्टी है, न पौधे पशु, बस अनंत मैकेनिकल लाइफ है। मैकेनिकल लाइफ को खाने की जरूरत नहीं होती। उनका ऊर्जा स्रोत ब्रह्मांड की हर तरह की मैटर से आता है। इसलिए रोबोशस अन्य सिविलाइजेशनों पर आक्रमण करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अनगिनत युगों के विकास के बाद एनर रीजन की ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है। टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसलिए रोबोशस को अन्य सिविलाइजेशनों के क्षेत्र पर कब्जा करना होगा। लेलर उनका प्राथमिक लक्ष्य है। एक बार जब वे लेलर पर कब्जा कर लेंगे तो उसमें मौजूद ऊर्जा रोबोशस को अनगिनत युगों तक विकास के लिए काफ़ी होगी। जब लेलर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो शायद तब तक रोबोशस इतने सुधार कर चुके होंगे कि वे ब्रह्मांड की मैटर से ऊर्जा निकाल सकें। एल्विन प्रिंसेस बिकने के बाद ब्लैक फॉक्स बस जल्दी से निकलना चाहता था और उसने तुरंत घोषणा कर दी कि अंडरग्राउंड ट्रेड फेयर खत्म हो गया है। हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। पिछली हर अंडरग्राउंड ट्रेड फेयर में ब्लैक फॉक्स 3 खजाने पेश करता था जिन पर बोली लगती थी, लेकिन इस बार पहले ही खजाने के बाद वह क्यों चला गया। बहुत से लोग अपनी शंका जाहिर करने लगे। ब्लैक फॉक्स ने किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। घोषणा के बाद वह चुपके से चला गया। आखिरकार अंडरग्राउंड ट्रेड फेयर कई लोगों की असंतुष्टि के साथ खत्म हुआ। कुछ ने तो गुप्त रूप से फैसला किया कि अगली बार हिस्सा नहीं लेंगे। उन्हें अभी भी पता नहीं था कि आगे कोई अंडरग्राउंड ट्रेड फेयर नहीं होगा। ब्लैक फॉक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और कोई अंडरग्राउंड ट्रेड फेयर का आयोजन नहीं करेगा। साहिल और उसका ग्रुप कई गुप्त रास्तों से होकर ट्रेजर पवेलियन वापस लौट आए। उनके पीछे 5 एल्फ औरतें थीं। अब जब साहिल ने उन्हें खरीद लिया था वे उसकी हो चुकी थीं। ट्रेजर पवेलियन पहुंचने के बाद साहिल नहीं रुका। उसने थौ से एक कैरेज उधार ली और बीनी तथा अभी भी डर में सिमटी 5 एल्फ औरतों को लेकर उस महल में वापस लौट गया जो उसने खरीदा था। अध्याय 2205। एक छोटे से लिविंग रूम में साहिल कुर्सी पर बैठा था और पेबल्स को गोद में लिए हुए था। छोटी लड़की उत्सुकता से सामने देख रही थी। इस बीच बीनी साहिल के बगल में बैठी थी। दोनों के बीच में एक टेबल थी। उनके सामने 5 एल्फ औरतें थीं जिन्हें 250 अरब डॉलर्स में खरीदा गया था। 2500 लेविश पॉइंट्स मिलने के बाद साहिल को एल्फ औरतें काफ़ी पसंद आने लगी थीं। अफसोस था कि उस समय वह और हिम्मत नहीं दिखा सका। उसे 500 अरब तक दाम बढ़ा देना चाहिए था।
5 एल्फ औरतें अभी भी पिंजरे से निकलने के बाद एक दूसरे से सटी हुई थीं। वे सभी डरते हुए साहिल को देख रही थीं। साहिल ने 5 गोलियां निकाली, बीनी को दी और कहा, मिस नाच, कृपया इन्हें ये गोलियां दें और कहें कि इन्हें खा लें। ब्लैक फॉक्स ने उसे ये गोलियां दी थीं। एल्फ औरतें अब तक बोल नहीं पा रही थीं क्योंकि ब्लैक फॉक्स ने उन्हें दवा दी थी। उसने उन्हें ऐसी दवा खिलाई थी जिससे उनकी आवाज़ चली गई थी। ये 5 गोलियां एंटीडोट थीं। बीनी ने गोलियां लीं और सम्मानपूर्वक कहा, जी मास्टर साहिल। ये कहकर वह उठी और 5 एल्फ औरतों के पास गई। फिर उसने अपने हाथ में गोलियां उन्हें दीं। 5 एल्फ औरतों ने बार बार सिर हिलाकर मना किया कि वे नहीं खाएंगी। जब बीनी उन्हें जबरदस्ती खिलाने वाली थी तब साहिल ने कहा, ये एंटीडोट हैं, इन्हें खाने के बाद तुम बोल सकोगी। चिंता मत करो, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं है। साहिल के शब्द सुनकर 4 एल्फ औरतों ने उस एल्फ की तरफ देखा जिसे वे बचा रही थीं। एल्विन प्रिंसेस ने हल्का सिर हिलाया। एक एल्फ औरत ने बीनी के हाथ से 5 गोलियां लीं, एक गोली खुद खाई लेकिन बाकी 4 बांटी नहीं। गोली खाने के बाद उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि वह आवाज़ कर सकती है। उसके शरीर में कोई तकलीफ भी नहीं थी। तब उसने बाकी गोलियां बांटीं। साहिल ये सब देख रहा था। फिर उसे और यकीन हो गया कि बीच वाली एल्फ का दर्जा खास है। कुछ ही देर में 5 एल्फ औरतें फिर से बोलने लगीं। उनके चेहरों पर आखिरकार मुस्कान आ गई। वे अब साहिल को डरते हुए नहीं देख रही थीं। फिर भी उनकी आंखों में थोड़ी उत्सुकता थी। साहिल की आंखों में उन्हें दूसरे इंसानी मर्दों जैसी लालच और कामुकता नहीं दिखी, बस शांति थी। लगता था कि सामने बैठा इंसान सच में उनकी कोई बुरी नीयत नहीं रखता। धन्यवाद मास्टर, एल्विन प्रिंसेस ने कहा। उसकी आवाज़ मधुर थी जैसे कोयल की। यह अब तक साहिल ने सुनी सबसे बेहतरीन आवाज़ थी। सच में वे एक ऐसी नस्ल थी जिसकी हर कोई तलाश करता था। एल्व्स में सच में दूसरों को मोहित करने की क्षमता थी। उस आवाज़ में कुछ शब्द कहने भर से लोग सुकून महसूस करते और अगर वह गाना गाए तो और भी ज़्यादा सुखद होता। उनकी शानदार काया के साथ अगर उन्हें पृथ्वी पर रखा जाए तो भारी सनसनी मच जाए। उनके सामने धरती के ए लिस्ट वाले कुछ भी नहीं थे। आपका स्वागत है। वैसे तुम ब्लैक फॉक्स के हाथ कैसे लगीं? साहिल ने उत्सुकता से पूछा। अध्याय 2206। जी हाँ मास्टर, एल्विन प्रिंसेस ने सिर हिलाकर जवाब दिया। तो अब तुम्हारे आगे के क्या प्लान हैं? इस सवाल ने एल्विन प्रिंसेस को उलझन में डाल दिया। उसके मन में प्लान तो घर जाने का ही था। स्पिरिट केज बहुत खतरनाक था। वह मजे के लिए स्पिरिट केज में घुस आई थी, लेकिन यहाँ आते ही उसे लगातार खतरों का सामना करना पड़ा। फिर उसे एक कमोडिटी की तरह नीलाम किया गया, लेकिन सामने बैठा इंसान 250 अरब डॉलर्स देकर उन्हें खरीद चुका था। क्या वह सच में उन्हें जाने देगा? एल्विन प्रिंसेस को कोई अंदाजा नहीं था। मास्टर, क्या आप हमें जाने देंगे? एल्विन प्रिंसेस ने सावधानी से और कुछ उम्मीद के साथ पूछा। हाँ, मैंने तुम्हें खरीदा इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा मालिक बनना चाहता हूँ, नहीं तुम्हें गुलाम बनाकर अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे बस तुम पर दया आई तो मैंने मदद कर दी, बस इतना ही। धन्यवाद मास्टर, चिंता मत करो, जब मैं वापस जाऊंगी तो आपका पैसा दोगुना करके लौटा दूंगी। एल्विन प्रिंसेस ने साहिल को झुककर धन्यवाद दिया। बाकी 4 एल्फ औरतों ने भी एल्विन प्रिंसेस के साथ झुककर साहिल को धन्यवाद दिया। धन्यवाद मास्टर। उसी समय वे खुशी के आंसू बहाने लगीं। ब्लैक फॉक्स द्वारा पकड़े जाने के दौरान उन्होंने पहले कभी न महसूस की गई निराशा का सामना किया था। वे बोल भी नहीं सकती थीं और उन्हें लगता था कि वे हमेशा के लिए स्पिरिट केज में राजकुमारी के साथ रह जाएंगी। अचानक सब कुछ पलट गया। यह इंसान उन्हें खरीदने के बाद भी जाने देने को तैयार था। जरूरत नहीं, पैसा मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, तो इसे एक अच्छा काम मान लो। बस मुझे अब थोड़ी चिंता हो रही है। क्या तुम सच में वापस जा सकती हो? सुनिश्चित करो कि बाहर निकलने के बाद फिर से पकड़ी न जाओ। कोई और तुम्हें नहीं बचाएगा। मुझे यकीन है तुम जानती हो कि एल्फ औरतों की कीमत बहुत ऊंची है। इतने बड़े फायदे के सामने कोई और मेरी तरह उदासीन नहीं रहेगा, साहिल ने हल्का भौहें चढ़ाकर कहा। यही वह चीज़ थी जिसकी उसे चिंता थी। अगर साहिल ने अभी खरीदा और वे फिर से पकड़ी गईं, तो क्या ये भेड़िए के मुंह से निकलकर शेर के मुंह में जाना नहीं होगा? एल्विन प्रिंसेस और उसकी 4 सेविकाएं भी स्तब्ध रह गईं। दूसरे पक्ष ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। अगर वे अभी निकलती हैं तो एम्बर सिटी तक पहुंचने से पहले ही लालची इंसानों द्वारा पकड़ ली जाएंगी। फिर क्या कोई और उन्हें इस तरह बचाएगा? शायद ऐसा मौका फिर कभी ना आए। तो अब क्या करना चाहिए? मास्टर, ये जगह कहाँ है? एल्विन प्रिंसेस ने पूछा। ये सोल है, एक सेकंड टियर शहर। क्या यह एम्बर सिटी से दूर है? एल्विन प्रिंसेस ने आगे पूछा। वे एम्बर सिटी से स्पिरिट केज में आए थे और एम्बर सिटी के डिसेंडिंग पॉइंट से ही वे लेला वापस जा सकती थीं। एम्बर सिटी एल्व्स का बेस कैंप था जहां बहुत से ताकतवर एल्व्स मौजूद थे, इसलिए वहां पहुंचते ही वे सुरक्षित हो जातीं। साहिल भी उलझन में पड़ गया। वह भी स्पिरिट केज में आया था और एम्बर सिटी के बारे में कभी सुना नहीं था।
तो वह कैसे जानता कि ये दूर है या नहीं। इसलिए उसने बीनी को जवाब देने को कहा। मिस नाच, कृपया उन्हें बताओ कि यह जगह एम्बर सिटी से कितनी दूर है। जब बीनी ने एम्बर सिटी का नाम सुना तो उसका शरीर हल्का सा कांप गया और उसने एल्विन प्रिंसेस को अविश्वास से देखा। स्पिरिट केज में नैक परिवार की हेड के रूप में वह कई सालों से स्पिरिट केज में थी, इसलिए एम्बर सिटी के बारे में तो उसने सुना ही था। ये स्पिरिट केज के 8 मशहूर मेन सिटीज में से एक था जहां बड़ी ताकतें और ताकतवर लोग जमा होते थे। अध्याय 2207। साहिल की आवाज ने बीनी को हकीकत में वापस लाया। वह संभली और समझाया, एम्बर सिटी स्पिरिट केज के 8 सबसे मशहूर मेन सिटीज में से एक है, जबकि सोल सिर्फ एक सेकंड टियर शहर है। हालांकि दोनों एक ही दिशा में हैं, फिर भी थोड़ी दूरी है। उनके बीच कई फर्स्ट टियर शहर हैं और अगर यहाँ से एम्बर सिटी तक बिना किसी हादसे के कैरिज की रफ्तार से जाएं तो लगभग 3 महीने लगेंगे। 3 महीने से ज़्यादा? क्या इतनी दूर है? जब हम एम्बर सिटी से निकले थे तो हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे ना। मुझे याद है हम बस वायर के पास थे, एल्विन प्रिंसेस ने आश्चर्य से कहा। यहाँ से फर्स्ट टियर शहर वायर तक भी 2 महीने से ज़्यादा लगेंगे, बीनी ने जोड़ा। ये सुनकर एल्विन प्रिंसेस उलझन में पड़ गई। इतनी लंबी दूरी थी और कई खतरों का सामना करने के बाद वे अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थीं। अगर फिर से खतरा हुआ तो उन्हें ऐसी अच्छी किस्मत दोबारा नहीं मिलेगी। कुछ पल चुप रहने के बाद एल्विन प्रिंसेस ने दांत पीसकर साहिल से कहा, मास्टर, अगर मैं ईवी इतनी हिम्मत करूं तो एक गुजारिश करूंगी, कृपया हाँ कह दें। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एम्बर सिटी ले जाऊं? साहिल ने उसका विचार समझकर सीधे कह दिया। जी हाँ, चिंता मत करो मास्टर, मैं आपको इस यात्रा का फल जरूर दूंगी। जब हम एम्बर सिटी पहुंच जाएंगे तो आप जो भी चाहेंगे मैं पूरी करूंगी। ईवी यानी एल्विन प्रिंसेस ने वादा किया। फिलहाल यह एकमात्र रास्ता था जिससे वे सुरक्षित रूप से एम्बर सिटी पहुंचकर लेले के डिसेंडिंग पॉइंट से वापस जा सकें। इसके अलावा वे अकेले एम्बर सिटी नहीं पहुंच सकती थीं। ब्लैक फॉक्स द्वारा धोखा देकर बेहोश करके यहां लाए जाने के बाद एल्विन प्रिंसेस और चारों सेविकाओं के पास जो भी सामान था सब छीन लिया गया था। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वे अन्य एल्व्स से संपर्क नहीं कर पा रही थीं। इसके अलावा स्पिरिट केज में बहुत कम एल्व्स ही प्रवेश कर सकते थे। एम्बर सिटी को छोड़कर कहीं एल्व्स दिखाई नहीं देते थे। एल्विन प्रिंसेस ईवी को नहीं पता था कि उसकी तलाश में निकले ताकतवर एल्व्स ने पहले ही वायर में सोले को ढूंढ लिया था, जिसने बाकी 4 एल्फ औरतों को पकड़ा था और बदला लेकर उसे मार डाला था। अब वे वायर से फैल रहे थे और धीरे धीरे खोज का दायरा बढ़ा रहे थे। जैसे ही वे वायर की तरफ जाते उन्हें ताकतवर एल्व्स से मुलाकात हो जाती। माफ करना, मैं अभी तुम्हें एम्बर सिटी नहीं ले जा सकता, साहिल ने बिना सोचे इनकार कर दिया। चूंकि एम्बर सिटी स्पिरिट केज के 8 मेन सिटीज में से एक थी, वहां निश्चित रूप से बहुत से ताकतवर लोग जमा होंगे। वह भी स्पिरिट केज के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए उसे नहीं पता था कि एम्बर सिटी में रहने वाले ताकतवर कितने शक्तिशाली हैं। इसलिए जल्दबाजी में वहां जाना समझदारी नहीं थी। हालांकि वहां पैसे खर्च करके काम तेज हो सकता था, लेकिन साहिल अभी जल्दी में नहीं था। सोल में रहना काफ़ी अच्छा था। जब वह आखिरकार 10,000 लेविश पॉइंट्स जमा कर लेगा तो वह जगह बदलकर सबसे नज़दीकी फर्स्ट टियर शहर जाएगा। एम्बर सिटी जैसे मेन सिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहां बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग थे। अगर वह सावधान नहीं रहा तो मुसीबत में पड़ सकता था। क्यों मास्टर, जैसे ही आप मुझे एम्बर सिटी पहुंचा देंगे मैं आपको अनगिनत इनाम दूंगी। आप जो भी मांगेंगे मैं मान लूंगी और आप एल्व्स के सबसे सम्मानित मेहमान बन जाएंगे, ईवी ने तुरंत बेचैनी से कहा। अगर यह इंसान उन्हें एस्कॉर्ट नहीं करेगा तो वे निश्चित रूप से एम्बर सिटी सुरक्षित नहीं पहुंच पाएंगी। ये 3 महीने से ज़्यादा की दूरी थी और शायद वे 10 दिन भी नहीं टिक पाएं। एम्बर सिटी स्पिरिट केज के 8 मेन सिटीज़ में से एक है और मैं वहां जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। यहाँ मुझे कुछ काम है और इसमें कुछ समय लगेगा, साहिल ने समझाया। एम्बर सिटी जाने में आपको कितना समय लगेगा? मैं कोई निश्चित समय नहीं बता सकता। शायद कुछ महीने, शायद कुछ साल। एल्विन प्रिंसेस ईवी ने आगे सवाल नहीं किया। उसने बहुत साफ कह दिया था कि वह अभी एम्बर सिटी नहीं ले जाएगा, और अगर ले भी जाए तो कुछ महीने या साल इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त ईवी सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। वह जा भी नहीं सकती थी और अगर रुकती थी तो बहुत लंबा समय लगेगा। बीच में कोई हादसा भी हो सकता था। ये लंबा ठहराव होगा और बीच में कोई और हादसा हो सकता था। फिर भी सोचने के बाद उसे कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखा। अध्याय 2208। वह या तो जा सकती थी या इस इंसानी मर्द के साथ रह सकती थी। हालांकि ईवी को राहत थी। अगर यह आदमी 250 अरब देकर उसे नहीं खरीदता और कोई और खरीद लेता तो शायद वह पहले ही उन लोगों के लिए कामुकता की वस्तु बन चुकी होती। एल्व्स की राजकुमारी के रूप में ईवी अच्छी तरह जानती थी कि इंसानी मर्दों में एल्फ औरतों के लिए कितनी तीव्र इच्छा होती है। उसे भविष्य में और भी दुखद हालात का सामना करना पड़ सकता था।
भले ही भविष्य में उसे भागने का मौका मिल भी जाए, लेकिन एक एल्वन प्रिंसेस जिसने अपनी कुंवारीपन खो दिया हो, वह अगली एल्वन क्वीन नहीं बन सकती थी। ईवी की स्थिति एल्व्स में बहुत अजीब हो जाती। यह आदमी ही था जिसने उसे उम्मीद दी, तो क्यों न फिर से उस पर भरोसा किया जाए। तुरंत ईवी ने मन बना लिया और कहा, मास्टर, क्या हम आगे से आपके साथ रहकर आपकी सेवा कर सकते हैं? जब आप एम्बर सिटी जाएंगे तो हमें भी ले चलना, क्या ये ठीक है? वरना बाहर हमारे लिए बहुत खतरनाक है और हमारे पास सुरक्षित निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ईवी ने दयनीय नज़रों से साहिल को देखा। उसकी आवाज़ में ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे खुश कर रही हो। एल्फ औरतें खुद ही परफेक्शन के करीब थीं। चाहे उनकी काया हो, रूप हो, आवाज़ हो या कोमल स्वभाव, वे हर वह चीज़ थी जो पुरुष चाहते हैं। इसके अलावा ईवी एल्व्स की राजकुमारी थी और भविष्य में रानी बनेगी, इसलिए वह और भी ज़्यादा चाही जाने वाली थी। कुल मिलाकर वह बाकी एल्फ औरतों से एक स्तर ऊपर थी। कोई भी सामान्य मर्द उसकी इस आकर्षक मुद्रा के सामने टिक नहीं सकता था। साहिल की इच्छाशक्ति बहुत मजबूत थी, फिर भी उसे रोकना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं एम्बर सिटी कब जाऊंगा। तुम मेरे साथ रहकर अपना समय बर्बाद करोगी। चाहे आप एम्बर सिटी कब भी जाएं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें ले चलें, ईवी ने जल्दी से कहा। उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय साहिल के साथ चलने के। कम से कम बातचीत के बाद ईवी को सामने वाला इंसान नफरत वाला नहीं लगा। उसे दूसरे मर्दों की अश्लील नज़रें और खुली इच्छा देखकर घृणा होती थी। ठीक है, तुम आगे से मेरे साथ रह सकती हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मिस बीनी नैक्ट के पास जाना, वह सब कुछ इंतजाम कर देंगी, साहिल ने बीनी की तरफ इशारा करके कहा। कुछ और एल्फ औरतों का उसके आसपास रहना ठीक ही था। भले ही वह उन्हें छू न सके, फिर भी वे देखने में बहुत सुंदर लगती थीं। इसके अलावा उसने उन्हें खरीदा था तो उन्हें भगा नहीं सकता था ना। अगर वे फिर से पकड़ी गईं तो वह जिम्मेदार होगा। परेशानी के लिए माफ़ करना मिस बीनी, ईवी ने बीनी से विनम्रता से कहा। कोई परेशानी नहीं, मुझे अभी तक पता नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है, बीनी ने भी विनम्रता से जवाब दिया। मिस बीनी, मेरा नाम ईवी है, आप मुझे बस नाम से बुला सकती हैं। ठीक है, मैं आगे से ऐसा ही करूंगी। मेरा नाम बीनी है और मैं बस मास्टर की फॉलोअर हूँ। मास्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल है और यह मेरी बहन पेबल्स है, साहिल ने जवाब दिया। मास्टर साहिल, पेबल्स, अध्याय 2209। मास्टर साहिल, आगे से हम आपके साथ रहेंगे और एक और गुजारिश है। कृपया मास्टर साहिल मुझे वादा करें, ईवी ने अचानक कहा। क्या है? आगे से सिर्फ ये चारों आपकी सेवा और मनोरंजन कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं आपके लिए अपनी पूरी शक्ति से सब कुछ करूंगी, लेकिन आप मुझे छू नहीं सकते। ये कहते हुए ईवी ने गंभीरता से साहिल को देखा। उसे नहीं पता था कि साहिल क्या सोच रहा है। सामान्य तौर पर अगर कोई इतने पैसे देकर उसे खरीदता तो वह उसका सब कुछ ले सकता था। ईवी उसके सामने बेबस थी। एल्व्स द्वारा भेजी गई एल्फ औरतों का यही हाल होता था, लेकिन एल्वन प्रिंसेस के रूप में वह अपनी कुंवारीपन नहीं खो सकती थी। वरना वह अगली एल्वन क्वीन नहीं बन पाएगी और साथ ही अपनी मां को निराश कर देगी। इसलिए ईवी उम्मीद करती थी कि साहिल उसे न छुए। जहां तक चारों सेविकाओं की बात थी जो कई सालों से उसके साथ थीं, वह उन्हें आगे से साहिल के साथ रहने देगी। साहिल हर तरह से असाधारण था। इसके अलावा साहिल ने अभी उन्हें जाने देने की बात कही थी, जो दिखाता था कि उसका चरित्र भी अच्छा है और उनके साथ रहने पर उन्हें तकलीफ नहीं होगी। पहले साहिल को समझ नहीं आया, कुछ देर बाद उसे ईवी का मतलब समझ आया। बहुत साधारण था, वह बाकी चार एल्फ औरतों को छू सकता है लेकिन ईवी को नहीं। साहिल हैरान था क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। अगर उसे ऐसा चाहिए होता तो वह ये क्यों कहता कि वह ईवी और बाकियों को जाने देगा। उसे अभी सेलिना, पर्ल और बाकियों की समस्या सुलझानी बाकी थी, तो वह चार एल्व्स को और क्यों लाता? क्या और ज्यादा अव्यवस्था नहीं हो जाती? हालांकि साहिल ने ईवी को तुरंत हामी नहीं भरी, बल्कि उत्सुकता से पूछा, क्यों? क्योंकि ईवी ने बहुत देर तक हिचकिचाए। आखिरकार दांत पीस कर बोली, क्योंकि मैं एल्वन प्रिंसेस हूँ, इसलिए मैं अपनी कुंवारीपन नहीं खो सकती और अगली एल्वन क्वीन बनने के लिए मुझे परफेक्ट बॉडी बनाए रखना होगा। और अगर आप, मास्टर साहिल, मुझ पर जबरदस्ती करेंगे तो मेरी माँ आपको माफ़ नहीं करेगी। पास में बैठी बीनी स्तब्ध रह गई। मेरे सामने वाली एल्फ औरत असल में एल्वन प्रिंसेस है और वह भविष्य में एल्व्स की रानी बनेगी जो एल्व्स का शासन करेगी। मास्टर साहिल कितने भाग्यशाली हैं। ये पहली बार था जब वह सोल में अंडरग्राउंड फेयर में आया और उसने बुरी ताकतों द्वारा पकड़ी गई एल्वन प्रिंसेस को खरीद लिया। अगर वह ईवी से अच्छे संबंध बना ले तो जब वह रानी बनेगी तो वह आसमान छू लेगा। एल्व्स सिर्फ लेला में अपनी औरतों के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सी अच्छी चीज़ों के लिए भी मशहूर थे। उदाहरण के लिए किंवदंती है कि एल्व्स की पैतृक भूमि में फाउंटेन ऑफ यूथ से वाटर ऑफ लाइफ बहता है। ये हर बुराई को खत्म कर सकता है और चाहे कोई कितनी भी गंभीर चोट खा ले, आखिरी सांस पर भी उसे वापस जिंदा कर सकता है।
ये जादू के बराबर था। रुको, अभी मास्टर साहिल ने कहा था। उसने नीलामी में हिस्सा लेने का इरादा नहीं किया था और आखिरी पल में एल्वन प्रिंसेस को खरीदने का फैसला किया। उसे जरूर ईवी में कुछ खास दिखा होगा, इसलिए उसने खरीदते ही उन्हें जाने देने की बात कही। फिर आखिर में जानबूझकर कहा कि अगर वे अकेले निकली तो फिर से पकड़ी जाएंगी, ताकि ईवी खुद रहने को कहे। मास्टर साहिल खेल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जब ईवी वापस जाएगी तो वह साहिल की बहुत आभारी होगी। फिर जब वह रानी बनेगी तो साहिल को भारी इनाम देगी। साहिल का निवेश उसे बहुत बड़ा रिटर्न देगा। ये सब समझने के बाद बीनी ने साहिल को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। अध्याय 2210। इस बीच साहिल भी स्थिति पर विचार कर रहा था। अंडरग्राउंड ट्रेड फेयर में उसने देखा था कि ईवी कितनी असाधारण है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एल्वन प्रिंसेस और भविष्य की एल्वन क्वीन है। हालांकि साहिल को एल्व्स के अधिकारों की संरचना के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन उसे पता था कि ईवी का दर्जा एल्व्स में निश्चित रूप से बहुत ऊंचा है। वह भी राजकुमारी है और भविष्य में रानी बनेगी, तो उसका दर्जा कम कैसे हो सकता है। तो तुम एल्वन प्रिंसेस हो। कोई आश्चर्य नहीं कि 4 एल्फ औरतें तुम्हें हर समय बचा रही थीं। चिंता मत करो प्रिंसेस ईवी, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। साहिल ने ईवी को आश्वासन दिया। समझने के लिए धन्यवाद मास्टर साहिल। ईवी ने एल्व्स की खास सलामी दी। फिर कहा, मास्टर साहिल, वे सभी कई सालों से मेरे साथ हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप आगे उन्हें अच्छा रखेंगे और उन्हें कोई अन्याय नहीं होने देंगे। नहीं नहीं प्रिंसेस ईवी, तुम गलत समझ रही हो। मैंने उन्हें कभी रखने का इरादा नहीं किया, इसलिए तुम उन्हें अपने साथ ले जाओ। जब समय आएगा मैं तुम सबको एम्बर सिटी पहुंचा दूंगा। साहिल ने बार बार हाथ हिलाकर मना किया। उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। उसे अभी अपनी औरतों की समस्याएं सुलझानी बाकी थीं, तो वह और मुसीबत क्यों मोल ले। इसका क्या मतलब है। ईवी उलझन में थी। प्रिंसेस ईवी, मैंने तुम्हें किसी मकसद से नहीं खरीदा। चाहे तुम जाओ या रहो, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा और न ही बदले में कुछ उम्मीद करूंगा। ईवी ने साहिल को देखा। उसे लगा कि वह झूठ नहीं बोल रहा, इसलिए फिर धन्यवाद दिया। धन्यवाद मास्टर साहिल, धन्यवाद मास्टर साहिल। बाकी 4 एल्फ औरतों ने भी एक एक करके कहा। ईवी की सेविकाओं के रूप में उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी। अगर ईवी कहती कि साहिल के साथ रहो तो उन्हें रहना पड़ता। एल्व्स की पदानुक्रम बहुत सख्त थी। एल्वन क्वीन के पास सबसे ज्यादा अधिकार थे, जो सभी एल्व्स को नियंत्रित करती थी। इसके बाद एल्व्स के एल्डर्स और राजकुमारियां आती थीं। इसलिए ईवी का दर्जा काफी असाधारण था। सामान्य तौर पर वह एल्वन क्वीन के बाद दूसरे नंबर पर थी। हालांकि अभी उसके पास एल्डर जितनी शक्ति नहीं थी और उसे रानी बनने का इंतजार करना था ताकि वह एल्व्स में सबसे ताकतवर बन सके। लेकिन ये यात्रा उतार चढ़ाव से भरी थी और ईवी के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी था। कोई बात नहीं, तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। ये छोटी सी बात है, इसे बस एक अच्छा काम मान लो। साहिल ने हाथ हिलाया। आपके लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए यह बहुत बड़ी मेहरबानी है। अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता मैं किस हालात से गुजरती। एल्वन प्रिंसेस के रूप में एक बार जब मैं अपनी कुंवारीपन खो दूंगी तो मेरे लिए और मेरी पूरी नस्ल के लिए यह आपदा होगी। इसलिए मास्टर साहिल, आपको भविष्य में हमारे यहाँ मेहमान बनकर जरूर आना होगा, ईवी ने गंभीरता से कहा। ठीक है प्रिंसेस ईवी, तुम बहुत दयालु हो। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं जरूर तुम सबके यहाँ मेहमान बनकर आऊंगा। तो तय हुआ मास्टर साहिल, आपको जरूर आना है और मैं आपको एल्व्स के सबसे ऊंचे स्तर की मेहमान नवाजी से स्वागत करूंगी। उस समय मैं आपको वाटर ऑफ लाइफ से बनी चाय चखाऊंगी। ठीक है, साहिल ने लापरवाही से कहा। उसे एल्व्स के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसे वाटर ऑफ लाइफ और फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में भी कुछ नहीं पता था। जब बीनी ने वाटर ऑफ लाइफ सुना तो वह निगल गई। वह सोच रही थी कि क्या वह मास्टर साहिल के साथ एल्व्स के यहाँ मेहमान बनकर वाटर ऑफ लाइफ का असर चख सकती है। वह जानना चाहती थी कि क्या ये वैसा जादुई है जैसा किंवदंती में कहा जाता है। इसके बाद बीनी ने ईवी और बाकियों को नहाने और कपड़े बदलने के लिए ले गई। वे इतने लंबे समय तक बंद थीं कि गंदी और बदबूदार हो गई थीं। फिर भी उनकी खास खुशबू ने बदबू को ढक रखा था। रात को जब सब आराम कर रहे थे तो साहिल के महल के बाहर मास्क पहने लोगों का एक ग्रुप आ पहुंचा। ये सभी लोग ताकतवर थे और उन्होंने महल को चारों तरफ से घेर लिया था। एल्वन प्रिंसेस ने संक्षेप में जो हुआ था वह बता दिया। फिर भी उसने यह नहीं कहा कि वह एल्वन प्रिंसेस है। साहिल ने सुनने के बाद कुछ पल चुप रहा और फिर पूछा, तो कुल 9 थी और 4 को दूसरी ग्रुप ने तुम्हारी बच निकलने के लिए कवर देने के लिए पकड़ लिया। फिर तुम ब्लैक फॉक्स के धोखे में आकर सोल पहुंच गईं, सही। अध्याय 2211। हालांकि बीनी ने रात की गश्त के लिए जिन लोगों को लगाया था वे सभी नैक्ट परिवार के एलीट गार्ड थे, फिर भी वे मास्क पहने काले कपड़ों वाले लोगों से बहुत कमजोर थे। जब गार्डों ने काले कपड़ों वालों को देखा तो वे समझ पाते और मदद के लिए चिल्ला पाते, उससे पहले ही मार दिए गए।
वे जमीन पर गिरे और मर गए। फिर दरवाजा खुला। सबसे पहले एक मध्यम आयु का आदमी अंदर आया। जैसे ही यह व्यक्ति पहुंचा, बाकी सभी काले कपड़ों वालों ने मुट्ठियां बांधी और सम्मान से झुक गए। मास्टर कॉनवे, सभी गार्डों का काम तमाम कर दिया गया है। काले कपड़ों वालों के लीडर ने खड़े होकर सम्मानपूर्वक कहा। ठीक है, बहुत अच्छा किया। क्या तुमने इस जगह को पूरी तरह घेर लिया है? मध्यम आयु के आदमी ने पूछा। जी हाँ, मास्टर कॉनवे, हम गारंटी दे सकते हैं कि यहाँ से एक मक्खी भी नहीं निकल सकती, इंसान तो दूर की बात है। बहुत अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मुझसे चोरी करने की हिम्मत करता है। ये पहली बार है जब सोल में किसी ने मेसी परिवार का अपमान करने की हिम्मत की है, मध्यम आयु के आदमी ने व्यंग्य से कहा। जब साहिल ने आवाज सुनी तो वह समझ गया कि यह व्यक्ति कौन है। भले ही दूसरा पक्ष अपनी आवाज बदल ले, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही व्यक्ति था जो अंडरग्राउंड ट्रेड फेयर में एल्वन प्रिंसेस ईवी के लिए उससे मुकाबला कर रहा था। फिर भी आखिर में वह हार गया क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। मेसी परिवार सोल में एक फर्स्ट रेट परिवार था। सोल का मौजूदा मेयर लॉर्ड बेजिल मेसी ही मेसी परिवार से था। अभी मेसी परिवार सोल में अपनी ताकत के चरम पर था। अन्य बड़ी ताकतों को भी उनसे विनम्र रहना पड़ता था। हालांकि मेसी परिवार की ताकत ने उनके कुछ डायरेक्ट वंशजों को घमंडी बना दिया था। उन्हें लगता था कि जब तक वे सोल में हैं, वे ही राजा हैं और उन्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं। सोल में जो भी आएगा उसे मेसी परिवार के सामने झुकना पड़ेगा। और मध्यम आयु का आदमी मेसी परिवार के सबसे ऊंचे दर्जे के वंशजों में से एक था, मास्टर कॉनवे। हालांकि वह मेसी परिवार का फर्स्ट इन लाइन वारिस नहीं था, क्योंकि मेसी परिवार में एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति था। जब से 5 एल्फ औरतों को साहिल ने बहुत ऊंची कीमत पर जबरदस्ती खरीद लिया था, तब से उसने मेसी परिवार की ताकतों को लगाकर साहिल की पहचान और उसका पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी थी। फेयर खत्म होते ही भले ही अंडरग्राउंड ट्रेड फेयर में हिस्सा लेने वालों ने मास्क पहनकर अपनी पहचान छिपाई थी, फिर भी उसे सोल में मेसी परिवार की ताकत से थोड़े समय में पता लग जाता कि साहिल कौन है। इसके अलावा साहिल ने ट्रेडिंग स्ट्रीट पर पेबल्स के कर्ज चुकाने में उदारता दिखाई थी, इसलिए उसकी पहले से कुछ प्रतिष्ठा थी। कॉनवे ने जल्दी ही सोल में अचानक आए इस लड़के साहिल को ढूंढ लिया। एल्फ औरतों को साहिल द्वारा अपवित्र होने से रोकने के लिए उसने तुरंत अपने लोगों को इकट्ठा किया और साहिल के निवास पर पहुंच गया। 5 एल्फ औरतों को चुराने और साहिल को एक अविस्मरणीय सबक सिखाने की तैयारी में वह ये भी देखना चाहता था कि इस लड़के के पास कितने पैसे हैं। अगर साहिल अपना पैसा खत्म नहीं कर पा रहा था तो कॉनवे उसकी मदद करने को तैयार था। कॉनवे की जांच के अनुसार साहिल सोल पहुंचने के कुछ ही समय में ट्रिलियंस $1 खर्च कर चुका था। पूरे मेसी परिवार के लिए यह पैसा कुछ नहीं था, लेकिन कॉनवे के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। मेसी परिवार के युवा मास्टर के रूप में उसने पहले कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। अध्याय 2212। अगर वह ये पैसा खुद हथिया ले तो वह मालामाल हो जाएगा। इस विचार के साथ कॉनवे साहिल को ढूंढने के लिए बेसब्र था। इस व्यक्ति को शायद पता नहीं है कि आप कौन हैं, वरना वह आपका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। सोल में कौन नहीं जानता कि अब यह मेसी परिवार का है। काले कपड़ों वालों के लीडर ने कॉनवे की बहुत तारीफ की। तो क्या हुआ अगर उसे पता नहीं? ये वजह नहीं है कि मैं इस व्यक्ति को छोड़ दूं। जिस काम को उसने किया है उसके लिए उसे जिम्मेदार होना पड़ेगा। वह सिर्फ इसलिए बच नहीं सकता क्योंकि उसे पता नहीं था। क्या उसे लगता है कि सबने अपनी पहचान छिपा ली है तो वह बेफिक्र हो सकता है और परिणामों से नहीं डर सकता? कितना भोला है। आज मैं उसे दिखाऊंगा कि मेसी परिवार के कॉनवे को अपमानित करने पर क्या होता है। हम्फ, कॉनवे ने खौफनाक नजरों के साथ कहा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, मास्टर कॉनवे। मैं इस व्यक्ति के लिए बहाने नहीं बना रहा। वह आपका विरोध करने के लिए मौत का हकदार है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सोल में मेसी परिवार सबसे ऊपर है और इसी वजह से आप भी ताकतवर हैं। अगर उसे पता होता कि आप कौन हैं तो वह बहुत पहले घुटनों पर गिरकर माफी मांग चुका होता। ठीक है, चापलूसी मत करो। मेसी परिवार सोल में सच में सबसे ऊपर है, लेकिन मैं फर्स्ट इन लाइन वारिस नहीं हूं, इसलिए मुझे ताकतवर कहलवाने का हक नहीं है। मुझे लगता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कॉनवे का चेहरा उतर गया। लीडर ने कॉनवे के शब्द सुनकर झटका महसूस किया। वह तुरंत घुटनों पर गिरा, सिर झुकाकर माफी मांगी और घबराहट में समझाया, मास्टर कॉनवे, माफ करना। माफ करना? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, कृपया मुझे माफ कर दें। मुझे एक और मौका दें और मैं मरते दम तक आपके लिए सब कुछ करूंगा। वह बहुत डर गया था। कॉनवे मेसी परिवार का सबसे बड़ा डायरेक्ट वंशज था और बहुत प्रतिभाशाली भी। वह मूल रूप से मेसी परिवार का फर्स्ट इन लाइन वारिस और भविष्य का परिवार प्रमुख बनने का सबसे अच्छा उम्मीदवार था। अप्रत्याशित रूप से वह आदमी आ गया। वह इतना प्रतिभाशाली था कि उसने कॉनवे को कुचल दिया और मेसी परिवार के फर्स्ट इन लाइन वारिस की जगह छीन ली। शुरुआत में कॉनवे सामान्य था, कम से कम उतना पागल नहीं था जितना अब है। उसकी जगह छीनने के बाद उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया।
वह अक्सर डरावनी चीजें करता था। जब भी कोई नौकर गलती करता उसे यातना देकर मार दिया जाता। समय के साथ मेसी परिवार के नौकर उसे देखते ही डर जाते थे। शायद कॉनवे की भरपाई के लिए मेसी परिवार ने पहले ढीला रवैया अपनाया। जब उन्होंने देखा कि यह कितना गंभीर हो रहा है तो उसे स्पिरिट केज में और ट्रेनिंग के लिए भेज दिया ताकि वह स्पिरिट केज में मेसी परिवार संभाल सके। स्पिरिट केज में इतने सालों के बाद कॉनवे बहुत बदल गया था, लेकिन उसकी पुरानी बदनामी अभी भी बनी हुई थी। सब उसे गुस्सा दिलाने से डरते थे। वह आज तक अपनी छीनी गई जगह को लेकर उदास था। परिवार द्वारा निर्वासित होने के बाद भी वह मन में सोचता था कि एक दिन वह भव्य रूप से वापस जाएगा और फर्स्ट इन लाइन वारिस की जगह खुलेआम वापस ले लेगा। वह कॉनवे मेसी परिवार का प्रमुख बनेगा और वह स्पिरिट केज में बस गुजारा नहीं करेगा। क्या मैं इतना डरावना हूँ? कॉनवे ने शांति से पूछा। नहीं, मैं तो आपका बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप गलत न समझें, लीडर ने कांपते हुए जवाब दिया। ठीक है, उठ जाओ। अगर तुम आज का मामला अच्छे से निपटा दोगे तो मैं तुम्हारी इस व्यंग्य की बात को नज़रअंदाज कर दूंगा। धन्यवाद मास्टर कॉनवे, मैं निश्चित रूप से इस मामले को अच्छे से संभालूंगा। लीडर ने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और धीरे धीरे खड़ा हुआ। चलो मेरे साथ अंदर चलो और देखो कि यह अचानक आया लड़का कौन है। मैं देखना चाहता हूं कि सोल आने पर उसे इतनी हिम्मत कैसे हुई इतना घमंड करने की। कॉनवे ने बात खत्म की और आगे बढ़कर महल में घुसने को तैयार हो गया। काले कपड़ों वाले उसके पीछे साफ सुथरे चल पड़े। जब वे महल के गेट से 10 मीटर दूर थे तभी दरवाजा अचानक खुल गया। साहिल पेबल्स को गोद में लिए बाहर आया, साथ में बीनी और प्रिंसेस ईवी थीं। 4 एल्फ औरतें उनके पीछे थीं। अध्याय 2213। तुम सब बिना बुलाए यहाँ आने का क्या मतलब है? साहिल ने शांति से पूछा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। स्पिरिट केज में बुद्धिमान जीवन माइंड पावर से आता है जो आत्मा का रूप है। इसलिए साहिल असली दुनिया की तरह माइंड पावर से आसपास की स्थिति का पता नहीं लगा सकता था। इसलिए साहिल एक मजबूत सहायता से वंचित हो गया था, वरना नैक परिवार के एलीट गार्ड नहीं मरते। सौभाग्य से उसकी माइंड पावर मजबूत थी, इसलिए स्पिरिट केज में भी वह मजबूत था। आंतरिक अनुमान पर भरोसा करके उसने बाहर की हलचल का पता लगाया। सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने हर दरवाजे पर दस्तक देकर उन्हें जगाया और अपने साथ चलने को कहा। यह असली दुनिया नहीं थी। असली दुनिया में साहिल अपनी मजबूत माइंड पावर से किसी भी समय आसपास की स्थिति को नियंत्रित कर सकता था और कुछ गड़बड़ होने पर तुरंत कार्रवाई कर सकता था। स्पिरिट केज में वह सिर्फ आसपास की स्थिति को नियंत्रित कर सकता था। कॉनवे ने साहिल को बाहर आते देखा और चलना बंद कर दिया। उसकी गोद में बच्ची और पीछे 5 एल्फ औरतों को देखकर वह इस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि कर चुका था। ये वही व्यक्ति था जिसने अंडरग्राउंड ट्रेड फेयर में 250 अरब डॉलर्स में एल्फ औरतों को खरीदा था। मुझे मिल गया, बहुत अच्छा। मुझे डर था कि गलत व्यक्ति को पकड़ लूंगा और गुस्सा नहीं निकाल पाऊंगा। कॉनवे ने साहिल के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, क्या तुम साहिल खुराना हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। बहुत अच्छा, तुम बहुत बहादुर हो। अंडरग्राउंड फेयर में मुझसे चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कॉनवे ने साहिल की ओर इशारा करके घमंड से पूछा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। यह मेरा निजी निवास है और तुमने मेरी अनुमति के बिना घुसकर मेरे लोगों को मार डाला। आज रात तुम अपनी जानें यहीं छोड़कर मेरे लोगों के लिए बलिदान बन जाओगे, साहिल ने लापरवाही से कहा। वह गुस्से में था और उसके शरीर से हत्या की भावना निकल रही थी। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला उसे खून की तेज धात्विक गंध आई। फिर उसने आंगन में नैक परिवार के एलिट्स को देखा। इससे वह समझ गया कि क्या हुआ था। वे लोग आए और बिना आवाज किए सबको मार डाला। साफ था कि वे शांति से नहीं आए थे, इसलिए साहिल को इन लोगों के साथ दयालु होने की जरूरत नहीं थी। अगर वह दूसरे पक्ष की पहचान और आने की वजह जानना नहीं चाहता तो वह उन्हें तुरंत मार देता। वे सिर्फ चींटियों का झुंड थे। जो मरे थे वे नैक परिवार के गार्ड थे, लेकिन वे उसके लिए काम कर रहे थे। इसलिए साहिल को उनकी मौत की कुछ जिम्मेदारी लेनी थी। कुछ पल का सन्नाटा छा गया। तुरंत बाद हा, अचानक दिल खोलकर हंसी की आवाज आई। ये कॉनवे की थी। वह स्पिरिट केज में इतने सालों से था और यह पहली बार था जब किसी ने उससे ऐसा कहा। साहिल उसे उन चींटियों के साथ दफनाना चाहता था। कितना मजा किया। उसे पता नहीं था कि वह भी साहिल के लिए एक चींटी था। सोल एक सेकंड टियर शहर था, लेकिन इसके आसपास कोई फर्स्ट टियर शहर नहीं था और यह सभी सेकंड टियर और थर्ड टियर शहरों से घिरा हुआ था। सबसे नजदीकी फर्स्ट टियर शहर वाई यहाँ से काफी दूर था। मूल रूप से यहाँ कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं आता था। यहाँ तक कि जो वायर और सोल के बीच आते जाते थे वे भी सिर्फ व्यापारी थे। कॉनवे स्पिरिट केज में इतने लंबे समय से था और उसने कभी वायर से कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं देखा था। इसलिए सोल के लोगों में ये गलतफहमी थी, वायर से कोई ताकतवर व्यक्ति ऐसे दूरस्थ जगह पर नहीं आएगा।
यहाँ तक कि अगर शहर में कोई अजनबी होता तो वह आसपास के थर्ड टियर या सेकंड टियर शहर से होता। किसी भी हाल में वह वाया से नहीं होता। चूंकि साहिल वाया से नहीं था तो वह अन्य शहरों से था। चाहे सेकंड टियर हो या थर्ड टियर, यहाँ आने वाला किसी को भी मेसी परिवार के सामने झुकना पड़ता। कॉनवे इतनी खुशी से हंस रहा था क्योंकि वह खुश नहीं था, बल्कि साहिल का मजाक उड़ा रहा था। मेसी परिवार के डायरेक्ट वंशज के रूप में जब उनका सोल में बोलबाला था तो उसे इतना घमंड करने का पूरा हक था। अध्याय 2214। हंसना खत्म हुआ। साहिल ने कॉनवे को घूरा, उसकी आंखों में हत्या की भावना थी। कॉनवे को बीच में रोके जाने के बाद साहिल की तरफ देखा। जब उसने साहिल की आंखों में हत्या की भावना देखी तो उसने तिरस्कार से कहा, क्यों? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं करूंगा। ये बहस छोड़ दो कि क्या तुम मुझे मार सकते हो। मान लो तुम कर भी सकते हो, क्या तुम में हिम्मत है ऐसा करने की? कॉनवे ने मजाक उड़ाया। मुझ में हिम्मत नहीं है। साहिल हंसा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वह करने से डरता हो। हालांकि वह बस नहीं करना चाहता था। ये कहने के बाद वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो कॉनवे के सामने था। उसका एक हाथ कॉनवे की गर्दन पर था और उसे हवा में उठा लिया। कॉनवे प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे दम घुटने लगा और उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। उसकी ताकत से वह साहिल से लड़ नहीं सकता था। कॉनवे कुछ आवाज करना चाहता था लेकिन गर्दन दबे होने से सिर्फ गुर्राने की आवाज निकल रही थी। वह हाथ पैर मार रहा था और साहिल का हाथ अपनी गर्दन से हटाना चाहता था लेकिन नहीं हटा पाया। साहिल का हाथ हिला तक नहीं। जैसे ही साहिल ने थोड़ा और जोर लगाया, कॉनवे मर जाता और सब खत्म हो जाता। चारों तरफ काले कपड़ों वाले होश में आए और तुरंत साहिल पर झपट पड़े। अगर मास्टर कॉनवे पकड़े गए तो बहुत बुरा होता। अगर वे मास्टर कॉनवे की रक्षा नहीं कर पाए और कुछ हो गया तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। जब साहिल ने ये देखा तो उसने अपना दायां पैर हल्का उठाया और जोर से नीचे पटका। धड़ाम! एक भयानक हवा साहिल को केंद्र बनाकर चारों तरफ काले कपड़ों वालों की ओर बढ़ी और उन्हें उड़ा दिया। आह! फुफ! सभी लोग दयनीय हालत में थे। काले कपड़ों वाले हवा से टकराने के बाद दर्द से चिल्लाए, फिर खून उगलकर जमीन पर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा आंगन अस्त व्यस्त हो गया। जब बीनी डेमन रिज में थी तो उसने साहिल के करतब देखे थे, इसलिए वह हैरान नहीं हुई, बल्कि उसे लगा कि यह स्वाभाविक है। दूसरी तरफ ईवी और एल्फ औरतें साहिल को आश्चर्य से देख रही थीं। मास्टर साहिल कितने ताकतवर हैं। 4 एल्फ औरतें मन ही मन सोच रही थीं। मास्टर साहिल के साथ रहना इतना बुरा नहीं लग रहा था। वह अच्छा था और ताकतवर भी। उनका भाग्य उन औरतों से बहुत बेहतर था जो बाहर भेजी गई थीं। काले कपड़ों वालों के लीडर ने उठकर देखा और उसके चेहरे पर खौफ था। ये व्यक्ति कितना ताकतवर है। मुझे लगता है वह लॉर्ड बेजिल से कम नहीं है। मास्टर कॉनवे अब मुसीबत में हैं। तो अब क्या लगता है, क्या मुझ में तुम्हें मारने की हिम्मत है? साहिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। कॉनवे ने सामने साहिल को देखा। साहिल की मुस्कान रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर रही थी। कॉनवे निराशा में था और उसकी सांसें रुकी हुई थीं। वह सांस नहीं ले पा रहा था और लग रहा था जैसे उसकी ऊर्जा खत्म हो रही हो। मौत की छाया में लिपटे हुए उसे पता था कि वह मरने वाला है। हालांकि वह मरना नहीं चाहता था। उग! कॉनवे माफी मांगना चाहता था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? ओह! कॉनवे ने सिर हिलाया और आंखों में विनती दिखाई। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो जो लोग तुमने मारे हैं उन्हें कौन छोड़ेगा? साहिल ने ये कहते हुए अपनी पकड़ धीरे धीरे कस दी। वह चाहता था कि कॉनवे निराशा में मरे। जैसे ही गर्दन पर पकड़ कसी, कॉनवे डर से रोने लगा। नीचे से तेज गंध वाला तरल बहने लगा। ये पहली बार था जब वह मौत से इतना करीब आया था। एक बार और साहिल ने पकड़ कसी तो सब खत्म हो जाता। अगर कॉनवे स्पिरिट केज में मरता तो लेला में भी मर जाता। अध्याय 2215। कॉनवे का चेहरा और ज्यादा विकृत हो रहा था। वह साहिल द्वारा गला घोंटकर मार दिए जाने वाला था। काले कपड़ों वालों के लीडर ने जल्दी से माफी मांगी। मास्टर, कृपया शांत हो जाए। मास्टर, कृपया शांत हो जाए। कृपया मास्टर कॉनवे को छोड़ दें। हम आपके नुकसान की भरपाई करने को तैयार हैं। आप जो भी मांगेंगे मेसी परिवार पूरी तरह पूरा करेगा। कॉनवे मेसी परिवार का सबसे बड़ा डायरेक्ट वंशज था और स्पिरिट केज में मेसी परिवार का भविष्य का प्रमुख। लॉर्ड बेजिल के हटने के बाद वह स्पिरिट केज में मेसी परिवार संभालेगा। अगर कॉनवे को कुछ हो गया तो वे अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाने के कारण बच नहीं पाते। बड़े परिवार जैसे मेसी परिवार में सबसे बड़े डायरेक्ट वंशज होने का खास फायदा होता है। अगर कामलो इतना असाधारण नहीं होता कि कॉनवे को पूरी तरह कुचल देता तो कॉनवे निश्चित रूप से मेसी परिवार का फर्स्ट इन लाइन वारिस बनता। कॉनवे हमेशा खुद को मेसी परिवार का फर्स्ट इन लाइन वारिस मानता था, इसलिए जब बीच में कामलो आया और उसकी जगह छीन ली तो वह इस झटके को सहन नहीं कर पाया। इससे उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। किसी भी हाल में कॉनवे का मेसी परिवार में दर्जा स्पष्ट था।
अगर वह मर जाता तो पूरा मेसी परिवार गुस्से से भर जाता। कॉनवे ने लीडर की बात सुनकर बार बार सिर हिलाया, ये जाहिर करते हुए कि वह भी यही सोचता है। अगर साहिल उसे छोड़ देता तो वह कोई भी शर्त मान लेता। हालांकि क्या साहिल मानता? जवाब स्पष्ट रूप से नहीं था, क्योंकि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, या यूं कहें कि मेसी परिवार उसे वह नहीं दे सकता था जो वह चाहता था। भले ही दे भी पाते, साहिल स्वीकार नहीं करता। उसकी अपनी बॉटम लाइन थी। अगर ये लोग सिर्फ उसे परेशान करने आए होते और किसी को नहीं मारते तो वह ठीक था। चूंकि उन्होंने उसके लिए काम करने वालों को मारा था, इसलिए उन्हें अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, ये स्वाभाविक था। केवल इसलिए कि उसने नीलामी में मास्टर कॉनवे से ज्यादा बोली लगाई थी, इसलिए क्या उसके पास हक था कि उसके निवास पर आकर परेशानी खड़ी करे और लोगों को मार डाले? ये कैसे उचित था? ऐसे गैर उचित लोगों के सामने साहिल भी गैर उचित तरीके से निपटता था। वह कॉनवे को उसकी ही दवा चखाता। ये हमेशा से साहिल का नियम था। सामने मेसी परिवार के डरे हुए डायरेक्ट वंशज को देखकर साहिल ने धीरे से कहा, मास्टर कॉनवे, याद रखना कि अपने हर काम की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। अगर तुमने आज रात मेरे लोगों को नहीं मारा होता तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन चूंकि तुमने मारा है, इसलिए तुम उनके लिए बलिदान बन जाओ। मेरे लिए तुम्हारी जान उनकी जिंदगी से अलग नहीं है, बल्कि उससे भी बदतर है। अगर अगला जन्म है तो याद रखना कि इतना घमंड मत करना और कम प्रोफाइल रखना। आग से खेलोगे तो जलोगे ही। भगवान हमेशा किसी न किसी को भेजता है तुम्हें सजा देने के लिए। साहिल की बात सुनने के बाद कॉनवे ने महसूस किया कि उसकी पकड़ और कस रही है। कॉनवे का भाव निराशा से घबराहट में बदल गया। उसे पता था कि वह मरने वाला है। साहिल उस पर दया नहीं करेगा, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था। वह अभी भी उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह भविष्य में लेलो वापस जाएगा, कामलों को सीधे हरा देगा और जो कुछ उसने खोया था वह सब वापस ले लेगा। इस पल कॉनवे को पछतावा हुआ। वह पछता रहा था कि उसने साहिल को उकसाने क्यों आया, इस दुर्भाग्य लाने वाले को। कौन सोचता था कि सोल में अचानक आए ये युवा इतना ताकतवर होगा। साहिल के अभी के प्रदर्शन से लग रहा था कि वह ताकत में लॉर्ड बेजिल से कम नहीं है। अध्याय 2216। वह सोल का मौजूदा मेयर भी था। इसके अलावा साहिल इतना युवा था, इसलिए कल्पना की जा सकती थी कि उसके पीछे की ताकत कितनी भयानक होगी। कॉनवे ने एक आदतन गलती की। स्पिरिट केज में आने के बाद से वह मेसी परिवार के प्रभाव पर निर्भर था और भले ही वह जगह पर राज न कर पाता, फिर भी वह उससे बहुत पीछे नहीं था। इसलिए वह हमेशा घमंडी रहा। उसे लगता था कि सोल में कोई ताकतवर नहीं है और इस दूरस्थ सेकंड टियर शहर में कोई ताकतवर नहीं आएगा। आखिरकार उसने इतनी कम संभावना वाली घटना का सामना किया। वह बहुत बदकिस्मत था। कॉनवे ने कॉनवे की निराश आंखों और आसपास के लोगों की भयभीत नजरों के नीचे फिर से अपनी पकड़ कसी। चटाक, कॉनवे की गर्दन टूटने की आवाज आई। कॉनवे जो अभी भी जोर जोर से छटपटा रहा था, वह साहिल को घूरता रहा और अचानक उसकी ताकत खत्म हो गई और वह लटक गया। साहिल ने उसका शरीर एक तरफ फेंक दिया और वह 10 मीटर से ज्यादा दूर जाकर धड़ाम से गिरा। जगह पर सन्नाटा छा गया। सभी काले कपड़ों वाले अविश्वास से सामने के दृश्य को देख रहे थे। युवा मास्टर ऐसे ही मर गया। अब हम मेसी परिवार को कैसे जवाब देंगे और मेसी परिवार के गुस्से का सामना कैसे करेंगे? ये करने के बाद साहिल ने हाथ झटके जैसे कि मेसी परिवार के डायरेक्ट वंशज को मारने से उसके हाथ गंदे हो गए हों। छोटी लड़की पेबल्स हमेशा साहिल की गोद में थी, फिर भी उसने साहिल को किसी को मारते देखकर जरा भी डर नहीं महसूस किया। लगता था कि यह छोटी सी बात उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी नहीं थी। काले कपड़ों वालों के लीडर ने कॉनवे के शरीर के पास दौड़कर जांच की जो 10 मीटर दूर था। कॉनवे की मौत की पुष्टि करने के बाद वह जमीन पर बैठ गया और खुद से बुदबुदाया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मास्टर कॉनवे मर गया, मास्टर कॉनवे मर गया। ये सुनकर बाकी काले कपड़ों वाले अचानक पंक्चर बैलून की तरह बैठ गए। जब साहिल ने इन लोगों का व्यवहार देखा तो उसे पता चला कि वे मेसी परिवार की सजा से डर रहे हैं और इसी वजह से ऐसे हैं। इसलिए उसका अब और कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था। पहला, उसके हाथ गंदे हो जाते। दूसरा, अगर घर के आसपास बहुत ज्यादा लोग मर जाते तो यह अच्छा नहीं होता और उन्हें हटाना बहुत मुश्किल होता। इसलिए उसने जमीन पर पड़े काले कपड़ों वालों को देखकर कहा, तुम सब किसी और के उकसावे में आए हो, इसलिए आज रात मैं तुम्हें सिर्फ सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आगे से तुम संभल कर रहोगे। बुरे लोगों का साथ मत दो, वरना अगली बार मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। इन लोगों ने साहिल की उदारता की कद्र नहीं की। अगर कॉनवे अभी जिंदा होता तो वे साहिल के बहुत आभारी होते, लेकिन अब जब वह मर चुका है तो भले ही साहिल उन्हें छोड़ दे, वे मेसी परिवार की सजा से नहीं बच पाएंगे। साहिल ने इन लोगों को नजरअंदाज किया। वह पेबल्स को गोद में लिए बीनी और ईवी की तरफ मुड़ा। जब वह फिर मुड़ा तो देखा कि सब अभी भी अपनी जगह पर खड़े हैं।
वे हिले तक नहीं थे, इसलिए उसने मजबूत शत्रुता की भावना फैलाई और कहा, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं कि अपने मास्टर को लेकर यहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर सब जाग गए। कॉनवे का शरीर लेकर काले कपड़ों वाले लड़खड़ाते हुए सामने के आंगन से चले गए। मौत के सामने कोई भी निडर नहीं होता। भले ही वापस जाकर मेसी परिवार की सजा मिले, फिर भी यहां मरने से बेहतर था। 10 सेकंड से भी कम समय में सभी काले कपड़ों वाले गायब हो गए। बस नाक परिवार के एलीट गार्डों के शव रह गए। बीनी खड़ी हुई और आदेश दिया, कहीं जगह ढूंढो और शवों को दफना दो। मैं खबर वापस भेजूंगी और उनके परिवारों को अच्छी भरपाई करूंगी। मैं वादा करती हूं कि उनके परिवारों को बाकी जिंदगी कोई चिंता नहीं रहेगी। जी मिलेडी। नाक परिवार के कई एलीट गार्ड साइड डोर से निकले और अपने साथियों के शवों का इंतजाम करने लगे। वे 2 टीमों में बंट गए। पहली टीम रात के पहले हिस्से की गश्त करेगी और दूसरी टीम दूसरे हिस्से की। अभी आधी रात थी और कुछ सो रहे थे। जब उन्हें हलचल सुनाई दी और वे बाहर आए, तो उन्होंने मास्टर साहिल को अपनी अलौकिक ताकत दिखाते हुए किसी को मारते देखा। इसलिए वे बीच में नहीं बोले। अध्याय 2217। साहिल ने जमीन पर पड़े शवों को देखा और अपराधबोध के साथ कहा, मिस नाच, ये सब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। बाद में मैं तुम्हें एक रकम दूंगा, कृपया उसे उनके परिवारों तक पहुंचा देना। आखिरकार ये लोग मेरे लिए मरे हैं और मैंने समय पर पता नहीं लगाया, इसलिए वे मरे। मास्टर साहिल, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं होते तो डेमनरिज में उन लुटेरों ने उन्हें बहुत पहले मार डाला होता। इसके अलावा मेरे परिवार के पास लोग हैं जो उनके परिवारों का ख्याल रखेंगे और हम उन्हें बुरा नहीं करेंगे, बीनी ने जवाब दिया। जो भी हो, ये लोग हमारी सुरक्षा की रक्षा करते हुए मरे हैं, इसलिए इसे मेरी तरफ से थोड़ी सी चीज़ मान लो ताकि उनके परिवार बाकी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सकें। ठीक है, मैं उनकी तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ। चूंकि साहिल जिद कर रहा था, इसलिए बीनी ने फिर मना नहीं किया। प्रिंसेस ईवी, वापस जाकर आराम करो। शायद आज रात वे वापस नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो ज़्यादातर कल आएंगे, साहिल ने ईवी की तरफ मुड़कर कहा। जी मास्टर साहिल, ईवी ने चहकते हुए जवाब दिया। ग्रुप अपने अपने कमरों में वापस चला गया। साहिल अपने कमरे में वापस जाकर नहीं सोया, बल्कि कुर्सी पर बैठ गया। वह आज रात निश्चित रूप से नहीं सोएगा। उसने ईवी और बाकियों को आराम करने के लिए बस ऐसा कहा था। मेसी परिवार तुरंत बदला लेने आएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल था, इसलिए उसे सतर्क रहना था, वरना नाक परिवार को और नुकसान पहुंचना बुरा होता। पूरी रात न सोना साहिल के स्तर के व्यक्ति के लिए कुछ नहीं था। पेबल्स, मैंने अभी किसी को मारा। क्या तुम डर गई थी? साहिल ने पूछा। तुमने बुरे आदमी को मारा है, इसलिए मैं नहीं डरी, छोटी लड़की ने सिर हिलाकर जवाब दिया। पेबल्स को कैसे पता कि वे बुरे आदमी थे? तुम अच्छे इंसान हो और अच्छे लोग सिर्फ बुरे लोगों को मारते हैं, इसलिए जिसे तुमने मारा है वह निश्चित रूप से बुरा है। साहिल पेबल्स की इतनी साफ बात पर हंस पड़ा। हाँ, पेबल्स, तुम कितनी समझदार हो। आगे अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो शायद मुझे बहुत से बुरे लोगों को मारते देखोगी, इसलिए तब डरना मत। चिंता मत करो, मैं छोटी हूँ लेकिन बहुत बहादुर हूँ। अगर तुम्हें ऐसा बुरा आदमी मिला जिसे तुम नहीं हरा सको, तो मैं तुम्हारी मदद करके उसे हराऊंगी। छोटी लड़की ने ये कहते हुए अपनी छोटी मुट्ठी उठाई। अच्छी लड़की, पेबल्स, मैंने तुम्हें व्यर्थ नहीं पाला, और आगे अगर कोई ऐसा बुरा आदमी मिला जिसे मैं पूरी ताकत से नहीं हरा सका, तो मैं तुम्हें उसे हराने दूंगा। साहिल ने बात खत्म करके पेबल्स के प्यारे चेहरे पर चुंबन कर दिया। ये बेशक मजाक था। अगर वह किसी को नहीं हरा सकता तो पेबल्स को उसके लिए मरने क्यों भेजेगा? छोटी लड़की साहिल के चुंबन के बाद शर्मा गई। उसने साहिल की बात को गंभीरता से लिया था, इसलिए उसे जल्दी खाना था और बड़ा होकर अपने बड़े भाई की रक्षा करनी थी। छोटी लड़की की याददाश्त कमजोर थी, इसलिए वह बहुत सी चीजें नहीं याद रख पाती थी। फिर भी उसे याद था कि अगर वह खाएगी तो जल्दी बड़ी हो जाएगी और अपने बड़े भाई की रक्षा कर पाएगी। साहिल को शायद पता नहीं था कि इतने दिनों तक ढेर सारे खजाने खाने और पीने के बाद पेबल्स का शरीर थोड़ा बढ़ गया था, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट नहीं था। सहेली, मुझे फिर खाना है। ठीक है, मैं लाता हूँ। छोटी लड़की ने 10 अरब के एक और खजाने को खाया और साहिल की गोद में सो गई। अध्याय 2218। सोल में मेसी परिवार। इस समय मेसी परिवार को सिर्फ खुशहाल ही कहा जा सकता था। मेसी परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्य मीटिंग हॉल में गंभीर चेहरों के साथ जमा थे। मीटिंग रूम के फर्श पर एक व्यक्ति लेटा था। ये कॉनवे था, मेसी परिवार का सबसे बड़ा डायरेक्ट वंशज, जिसकी गर्दन साहिल ने कुचल दी थी। मेसी परिवार के लॉर्ड बेजिल, जो स्पिरिट केज में मेसी परिवार के प्रभारी और सोल के मेयर थे, मुख्य सीट पर बैठे थे। उन्होंने चारों तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, सब लोग, तुम क्या सोचते हो? कोई नहीं बोला। मेसी परिवार का सबसे बड़ा डायरेक्ट वंशज कॉनवे मर चुका था और यह छोटी बात नहीं थी। कोई भी बिना सोचे नहीं बोलना चाहता था। थोड़ी सी लापरवाही से गंभीर परिणाम हो सकते थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद बेजिल ने कहा, जो कहना है कह दो।
अगर कोई नहीं बोलेगा तो मैं एक एक करके बुलाऊंगा। इतनी गंभीर घटना हुई है और परिवार के वरिष्ठों के रूप में अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है कहने को तो ले लो, वापस जाओ। यहाँ जगह घेरने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग स्पिरिट केज में आना चाहते हैं। बेजिल मेसी परिवार के नंबर 2 थे और स्पिरिट केज में परिवार के प्रमुख। अब वह इस टर्म के लिए सोल के मेयर भी बन चुके थे। स्पिरिट केज में सोल के मेसी परिवार में उनकी बात बहुत वजन रखती थी। वे जिसे चाहे डांट सकते थे और डांट खाने वाले को सहना पड़ता था। अगर कोई जवाब देता तो उसे और ज्यादा गुस्सा झेलना पड़ता। सबसे हल्की सजा स्पिरिट केज से निकालकर लेला भेजना होता। गंभीर सजा में अपंग करना या मार डालना होता। मेसी परिवार के वरिष्ठों ने कमरे में एक दूसरे को देखा। वे बोलना नहीं चाहते थे और सब चाहते थे कि कोई और बोले। समय बीतता गया, सेकंड दर सेकंड। मुख्य सीट पर बेजिल का चेहरा और गहरा होता गया। आखिरकार एक वरिष्ठ खड़े हुए और बोले, लॉर्ड बेजिल, मुझे लगता है कि हमें इस मामले को संभालने में सावधानी बरतनी होगी। हम जल्दबाजी में फैसला नहीं कर सकते। पहले स्थिति का आकलन करना होगा। इसकी क्या वजह है? बेजिल ने पूछा। जो लोग वहां थे उनके अनुसार दूसरा पक्ष सिर्फ एक युवा है लेकिन बहुत मजबूत ताकत रखता है। उस युवा ने सिर्फ एक ही वार किया और वे उसका मुकाबला नहीं कर पाए। इसके अलावा वह हाल ही में सोल में अचानक आया है। ऐसी स्थिति में उसके बैकग्राउंड जाने बिना हम लापरवाही नहीं कर सकते। बेजिल ने सिर हिलाया। ठीक है, बुरा नहीं। तुमने दिल से विश्लेषण किया है। कम से कम तुमने गुस्से में अंधे होकर तुरंत किसी को लेकर दूसरे पक्ष को नष्ट करने का प्रस्ताव नहीं दिया। जिस वरिष्ठ ने बोला था वह चुपके से राहत की सांस ली और साथ ही अंदर खुश हुआ। लगता है मैंने पहले खड़े होकर बोलकर सही किया। लॉर्ड बेजिल की तारीफ मिलना मुश्किल होता है। बाकी लोग, क्या तुम्हारे पास कोई अलग राय है? बेजिल ने आगे पूछा। उस आदमी के बाद दूसरा बोलना आसान हो गया। जल्द ही एक और खड़े हुए और बोले, लॉर्ड बेजिल, मैं भी सेज की बात से सहमत हूँ। हमें पूरी तरह जांच करने के बाद कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हमें दुश्मन की जांच के लिए लोगों को भेजना भी चाहिए। हम उसे भागने नहीं दे सकते। कॉनवे मेसी परिवार का सबसे बड़ा डायरेक्ट वंशज है। अगर हम कुछ नहीं करते तो अन्य ताकतें हमें नीचा दिखाएंगी और हम शहर का मजाक बन जाएंगे। तुम सही हो। मेसी परिवार की इज्जत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। कॉनवे अभी भी परिवार का सबसे बड़ा डायरेक्ट वंशज है। भले ही उसने कोई भी घिनौना अपराध किया हो, सिर्फ हम ही उसे सजा दे सकते हैं। अगर कोई और हिम्मत करता है तो उसे मेसी परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। बेजिल की आंखों में नफरत भरी थी। फिर एक के बाद एक मेसी परिवार के वरिष्ठ खड़े होकर अपनी राय रखने लगे। वे सब दो मुख्य बिंदुओं पर थे। पहला, मेसी परिवार अपनी इज्जत नहीं खो सकता। दूसरा, कॉनवे का बदला लेने से पहले दुश्मन का बैकग्राउंड समझना होगा। अध्याय 2219। साहिल ने जल्द ही बाहर हलचल महसूस की और उसके मुंह के कोने पर व्यंग्य की मुस्कान आई। लगता है ये लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक कड़वी हकीकत का सामना नहीं करेंगे। साहिल ने पहले ही दया दिखाई थी, फिर भी वे छोड़ने को तैयार नहीं थे। अगर ऐसा है तो उन्हें साहिल के निर्दयी होने का दोष नहीं देना चाहिए। साहिल ने मेसी परिवार को मौका दिया था, लेकिन अफसोस कि उन्होंने उसकी कद्र नहीं की। जब उसे लगा कि मेसी परिवार के लोग अंदर घुस आएंगे और वह कार्रवाई करने वाला था, तभी बाहर की हलचल धीरे धीरे खत्म हो गई। ये साहिल को उलझन में डाल गया। क्या हुआ? वे तो यहाँ पहुंच चुके हैं, फिर कॉनवे की तरह घुस क्यों नहीं रहे? क्या वे सिर्फ मुझे निगरानी में रखना चाहते हैं और भागने नहीं देना चाहते? कुछ पल सोचने के बाद साहिल को लगा कि यह बहुत संभव है। शायद रात में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कार्रवाई के लिए ठीक नहीं था। इसलिए रात बीतने के बाद दिन में कार्रवाई का समय होगा। चूंकि मेसी परिवार ने कार्रवाई नहीं की, साहिल ने उन्हें पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। वह भी दिन में कार्रवाई करना चाहता था। यह असली दुनिया नहीं थी। माइंड पावर के बिना वह पूरी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसके पास बहुत ताकत थी, इसलिए मारना उसके लिए ठीक था। हालांकि दूसरों की रक्षा करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता। वह एक वार से आसपास सबको मार सकता था, लेकिन ऐसा करने पर वह दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर पाता। साहिल बाहर नहीं निकला और नाक्ट परिवार के एलीट गार्ड डर गए। शवों का इंतजाम करने के बाद उन्होंने रात की ड्यूटी संभाली और इस बार सब बहुत सतर्क थे। कुछ देर बाद बाहर फिर से बहुत हलचल सुनाई दी। निश्चित रूप से मेसी परिवार कॉनवे का बदला लेने आया था। हालांकि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने सोची थीं। मेसी परिवार आया और महल को घेर लिया, लेकिन अंदर नहीं घुसा। रात ऐसे ही बीत गई। अगली सुबह जल्दी मेसी परिवार के लॉर्ड बेजिल अपने परिवार के वरिष्ठों को लेकर उस शानदार महल पर पहुंचे जहां साहिल रह रहा था। यहां पहरा दे रहे ताकतवर ने सम्मान से कहा, लॉर्ड बेजिल, क्या वह अभी भी अंदर है? बेजिल ने पूछा। जी हाँ, लॉर्ड बेजिल। बहुत अच्छा, मेरे साथ अंदर चलो और देखो कि यह ढीठ व्यक्ति कौन है। ये कहकर बेजिल ने दरवाजा धक्का देकर अंदर प्रवेश किया।
पूरी रात की जांच के बाद भी उन्हें साहिल के बारे में पता नहीं चल सका था। हालांकि उन्हें पता था कि साहिल कुछ समय पहले नाइटिंगेल सिटी से सोल आया था। वह न सिर्फ ताकतवर था बल्कि अमीर भी। अब वह नाइटिंगेल सिटी के नैक्ट परिवार के आसपास घूम रहा था। बेजिल को नैक्ट परिवार से कोई फिक्र नहीं थी। वे सिर्फ थर्ड टियर शहर का छोटा परिवार था, इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वह जब चाहे उन्हें खत्म कर सकता था। जहां तक नाइटिंगेल सिटी से पहले साहिल कहां से आया था, उसके पास जांच के लिए बहुत कम समय था, इसलिए उन्हें पता नहीं था। बेजिल खुद यहां आया था ताकि पता लगाए कि साहिल कौन है। जैसे ही उन्हें साहिल की पहचान पता चलती, वे अगला कदम तय कर लेते। अंदर घुसते ही उसने सामने के आंगन में एक युवा को बैठे देखा। उसकी गोद में एक छोटी लड़की थी और पीछे 5 एल्फ औरतें और एक खूबसूरत मध्यम आयु की औरत थी। जानकारी के अनुसार वह व्यक्ति साहिल खुराना था जिसने कॉनवे को मारा था। अध्याय 2220। इसके अलावा वे 5 एल्फ औरतें ही दोनों पक्षों के बीच विवाद की वजह थीं। साहिल को देखते ही बेजिल नहीं रुका। वह बड़े बड़े कदमों से सामने के आंगन में प्रवेश किया। उसके पीछे मेसी परिवार के वरिष्ठों का ग्रुप और कुछ ताकतवर एलिट्स थे। टीम में सैकड़ों लोग थे, बाहर के गार्डों को छोड़कर। मेसी परिवार के सभी ताकतवर लोग यहां मौजूद थे। सौभाग्य से साहिल ने जो महल खरीदा था उसका सामने का आंगन काफी बड़ा था, इसलिए 100 से ज्यादा लोगों की टीम ने सिर्फ एक कोना घेरा। मेसी परिवार के छिपकर हमला करने से बचने के लिए साहिल पहले से ही आंगन में इंतजार करने निकल आया था। क्या तुम मेसी परिवार से हो? साहिल ने पूछा। मैं बेजिल मेसी हूँ, स्पिरिट केज में मेसी परिवार का प्रमुख और सोल का मेयर भी, बेजिल ने जवाब दिया। क्या तुम कॉनवे का बदला लेने आए हो? मैं मामले की सच्चाई जांचने आया हूँ। बेजिल के जवाब ने साहिल को आश्चर्यचकित कर दिया। मूल रूप से उसे लगा था कि जैसे ही दूसरा पक्ष आएगा वह बिना सोचे हमला कर देगा, क्योंकि कुछ बड़ी ताकतें ऐसा करती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साहिल दोषी था या नहीं। वे पहले उसे नीचे गिराते और फिर बात करते। हालांकि सोचने के बाद साहिल को दिल में समझ आ गया। लगता है मेसी परिवार उसकी ताकत से डर गया है। तुम्हारे मेसी परिवार के सोल में प्रभाव को देखते हुए तुम्हें जवाब बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। साहिल मुस्कुराया। हमें जो हुआ है उसकी सामान्य जानकारी है, लेकिन कुछ बारीकियां हैं जो तुम्हें स्पष्ट करनी होंगी। आखिरकार दूसरा पक्ष कॉनवे तुम्हारे हाथों मर चुका है। बहुत साधारण है। कॉनवे और मैं एक अंडरग्राउंड ट्रेड फेयर में हिस्सा ले रहे थे और हम दोनों की नज़र एक ही चीज़ पर थी। फिर मैंने उससे ज़्यादा बोली लगाकर उन्हें खरीद लिया। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने परिवार के कनेक्शन से मुझे ढूंढा। फिर कल रात वह मेरे यहाँ घुस आया और मेरे लोगों को मार डाला। इसलिए मैंने उसे मार दिया और उसे बलिदान बना दिया। बस इतना साधारण है। तुम्हारा परिवार चाहे मुझसे लड़ना चाहे या समझौता करना चाहे, मैं स्वीकार करूंगा। साहिल ने बात खत्म करके पैर क्रॉस किए और लापरवाह दिखा। वह हमेशा से ऐसा व्यक्ति था जिसका सिद्धांत था कि अगर कोई उसे परेशान नहीं करता तो वह किसी को परेशान नहीं करता। वह खुद मुसीबत तलाशने नहीं जाता था, लेकिन मुसीबत से भी नहीं डरता था। यह मामला यहाँ खत्म था और साहिल इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। उसकी तरफ से नैक परिवार के कुछ गार्ड मारे गए थे और मेसी परिवार का एक वंशज भी मर गया था, इसलिए बराबरी हो गई थी। इसलिए अगर मेसी परिवार कॉनवे का बदला लेने पर अड़ा रहा तो उन्हें उसे दोष नहीं देना चाहिए। साहिल के ये कहने के बाद मौके पर मौजूद मेसी परिवार के सदस्य सभी लॉर्ड बेजिल के फट पड़ने का इंतजार करने लगे। उनके नजरिए से लॉर्ड बेजिल के स्वभाव को देखते हुए वह इस अपमान को कभी नहीं निगल पाते। हालांकि वास्तविक स्थिति ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। बेजिल तुरंत गुस्से में नहीं फूटे, बल्कि शांति से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कहां से हो? सोल में क्या करने आए हो? ये तुम्हारे परिवार का कोई काम नहीं है ना? साहिल ने जवाब में पूछा। सोल के मेयर के रूप में मुझे हक है कि मैं पूछूं कि तुम यहां आने का उद्देश्य सोल के लोगों की सुरक्षा को खतरे में तो नहीं डालेगा, बेजिल ने सही ढंग से कहा। साहिल ने यह सुनकर मुस्कुराया। बस करो, इतना नेक बनने की नाटक मत करो। मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो। तुम बस ये जानना चाहते हो कि मेरे पीछे कोई मजबूत सपोर्ट है या नहीं, और फिर तय करना चाहते हो कि लड़ना है या समझौता करना है, सही? मैं अभी बता देता हूँ, मैं स्पिरिट केज में हाल ही में आया हूँ और मेरे पीछे कोई मजबूत बैकअप नहीं है। मुझे मुसीबत पैदा करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं मुसीबत से भी नहीं डरता। तुम्हारा परिवार बार बार मुझे परेशान करने आया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ? बात करते करते साहिल के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह गंभीर भाव आ गया। उसका जवाब बेजिल को उलझन में डाल गया और बेजिल कुछ पल के लिए नहीं जान पाया कि क्या करे। साहिल निश्चित रूप से किसी ताकत के डायरेक्ट वंशज था, ये पक्का था, वरना वह अब तक जो हासिल कर चुका था वह नहीं कर पाता। फिर भी पूरी रात की जांच के बाद मेसी परिवार को आसपास के किसी भी शहर में खुराना परिवार का नाम नहीं मिला। यहाँ तक कि सबसे नज़दीकी फर्स्ट टियर शहर वाया में भी खुराना सरनेम वाला कोई परिवार नहीं था। साहिल कहाँ से आया था? क्या वह सच बोल रहा था?
या उसने नाम बदल लिया था, या वह और दूर से आया था। आखिरी संभावना बहुत कम थी। जो भी स्पिरिट केज में प्रवेश कर सकता था वह अपने प्रवेश बिंदु से ज़्यादा दूर नहीं रहता था। सामान्य रूप से वे उसी क्षेत्र के आसपास रहते थे, वरना अगर कोई इमरजेंसी होती तो सुरक्षित निकलना बहुत मुश्किल होता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।